जनसंख्या है, भूमि तथा जनसंख्या के अगर अनुपात को देखा जाए तो वह वहाँ का घनत्व निर्धारित करता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी। तो इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमारे पास जो स्थान है, मान लीजिए हमारे पास एक 10 बाई 10 का एक कमरा है। तो 10 बाई 10 के कमरे में हम कितने व्यक्तियों को रख रहे हैं? तो हमारे पास संख्या 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 5 हो सकती है या 1 भी हो सकती है। इसी प्रकार से किसी देश के पास उपलब्ध भूमि कितनी है और उस उपलब्ध भूमि पर रहने वाली जनसंख्या कितनी है, इसका जो अनुपात होता है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व से भूमि पर जनसंख्या के दबाव को प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल जैसे कि मैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर या प्रति वर्ग किलोमीटर का एरिया ले लूं, पर जन भार या जन दबाव पॉपुलेशन प्रेशर की माप करता हूं। यानी उस प्रति इकाई, प्रति वर्ग फीट, प्रति किलोमीटर स्क्वायर, प्रति गज स्क्वायर, तो इस एरिया में कितने लोग निवासित हैं वह वहां का घनत्व कहलाता है। किसी प्रदेश या क्षेत्र या देश में कितनी जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता है, इसकी जानकारी हमें जनसंख्या घनत्व द्वारा पता चलता है। आपके पास जमीन ज्यादा है और उसकी तुलना में अगर आपके पास जनसंख्या कम या अधिक है, तो उस आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि वहां पर जो निवासित जनसंख्या है उसकी पोषण क्षमताएं किस प्रकार की रहेगी। क्या उन्हें पूर्ण पोषण मिलेगा या उन्हें पोषण प्राप्त नहीं होगा। क्या जनसंख्या कम है और उसकी तुलना में क्षेत्रफल अधिक है, या क्षेत्रफल कम है और वहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। तो ये पता चलता है जनसंख्या की घनत्व के द्वारा। तो किसी प्रदेश की पोषण क्षमता, वहां पर उपलब्ध संसाधन, कितने वहां पर रिसोर्सेज है, प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितने संसाधन आते हैं, कितना वो उपभोग कर सकता है, फ्रीली उनका उपभोग कर सकता है या भविष्य की चिंता हमेशा उसके मस्तिष्क में रहेगी, ये घनत्व पर निर्भर रहता है। वो कौन सी आर्थिक क्रियाएं करेगा, विकास स्तर क्या होंगे, तकनीकी का स्तर, जीवन का स्तर क्या होगा, इन सभी को निर्धारित करने का जो दारोमदार है, जो दायित्व है, वो जनसंख्या के घनत्व पर है। अतः भूमि पर जनसंख्या के वास्तविक भार को ज्ञात करने के लिए हम जनसंख्या के घनत्व को ज्ञात करते हैं। और इस जनसंख्या के घनत्व को ज्ञात करने के कई तरीके हैं, तो उन सभी तरीकों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हम उसे कई प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि अंक गणितीय घनत्व, अर्थमेटिक डेंसिटी, कायिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, कृषि घनत्व, एग्रीकल्चर डेंसिटी, आर्थिक घनत्व, इकोनॉमिक डेंसिटी, और पोषण या पौष्टिक घनत्व, न्यूट्रिशन डेंसिटी। तो ये अलग अलग प्रकार के जो घनत्व के प्रकार हैं, आइए सभी को हम एक एक करके समझते हैं कि हर एक घनत्व का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से एक घनत्व दूसरे से भिन्न रहता है। सबसे पहले हम समझते हैं अंकगणितीय घनत्व, अर्थमेटिक डेंसिटी। तो किसी क्षेत्र में कुल जनसंख्या या कुल भौगोलिक प्रदेश की बात करें तो वहां पर कुल जो भौगोलिक प्रदेश है, मान लीजिए उसके पास ये इतना बड़ा एरिया और उसकी जनसंख्या के अनुपात को अंकगणितीय घनत्व कहते हैं। वहां पर जो निवासित जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो उतनी जनसंख्या
का जो अनुपात है, जैसे कि मान लीजिए ये क्षेत्र है और यहाँ पर निवास करने वाली जो जनसंख्या का घनत्व है, जो परसेंटेज है, वो इतना है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा भूमि उपलब्ध है। तो इस प्रकार का घनत्व रहता है, हम इसे कम घनत्व के रूप में जान सकते हैं। वहीं दूसरी स्थिति में देख लीजिए कि आपके पास रहने के लिए स्थान इतना है और इस स्थान पर रहने वाली जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या इतनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है? अधिक है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। तो इस प्रकार से जब अंकगणितीय तौर पर जब घनत्व या डेंसिटी की गणना की जाती है, तो उसे हम अंकगणितीय घनत्व या अरिथमेटिक डेंसिटी कहते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति वर्ग किलोमीटर हो सकता है या प्रति वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है। सेंटीमीटर व्यक्तियों की तुलना में नहीं लिया जा सकता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मील, इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर मैं इस प्रकार का एरिया ले लूं, क्योंकि क्षेत्रफल को आप वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फीट, गज किसी में भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे पास एक इलाका है या कुछ क्षेत्र है, वो 1 किलोमीटर तो लंबा है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सभी भुजाएं जो रहेगी वो 1 किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो वहां पर औसत संख्या कितनी है? इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि हर वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हम नापेंगे कि वहां पर कितने लोग रहते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम ज्ञात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जो निर्जन है। जैसे कि हमने किसी एक आपके गांव का एक उदाहरण ले लिया कि आपके गांव के पास 1000 या 100 किलोमीटर स्क्वायर या 100 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है या 10 किलोमीटर स्क्वायर का आपका पास एरिया है। तो जरूरी नहीं है कि उस 10 किलोमीटर का जो सराउंड एरिया है उसमें सब जगह सारी जनसंख्या निवास करेगी। तो जनसंख्या केवल इतने ही भाग पर निवास और एक ही स्थान पर रह सकती है। कुछ भाग हो सकते हैं तालाब के रूप में, कुछ जंगल के रूप में हो सकते हैं, कुछ खेत के रूप में हो सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि खेत वाला जो इलाका रहेगा किलोमीटर में, उसमें कितने लोग रहते हैं, नहीं, वहाँ पर लोग नहीं रह रहे। हम टोटल वो उसके पास एरिया कितना है। जैसे कि आपके पास एक 20 बाई 20 का एक घर है और 20 बाई 20 का एक जो घर है, तो इसका हम वर्ग निकालें तो ये 400 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। तो 400 स्क्वायर फीट में आप जब उसका घनत्व निकालेंगे तो आपके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके परिवार में 40 लोग हैं या मान लीजिए 20 लोग हैं, तो 20 के हिस्से में कितने वर्ग किलोमीटर का एरिया आएगा? जैसे कि अब आपके क्लासरूम का उदाहरण ले लेते हैं कि आपकी एक भूगोल की जो लैब है उसमें 30 या 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और मैं उसका एरिया अगर काउंट करूं तो वो एरिया 600 स्क्वायर फीट है। तो 600 स्क्वायर फीट में 60 लोग बैठ रहे हैं, यानी हर व्यक्ति के रूप में 10 स्क्वायर फीट की जगह आ रही है। तो वो जो 10 जो आंकड़ा आ रहा है, वह क्या है? वहां का घनत्व है और घनत्व किस प्रकार का है? अंकगणितीय घनत्व है। तो उसे ज्ञात करने का एक सूत्र है, देखते हैं क्या सूत्र है। अंकगणितीय घनत्व बराबर अर्थमेटिक डेंसिटी इक्वल टू उस प्रदेश की टोटल जनसंख्या। टोटल जनसंख्या यानी भूगोल की कक्षा में आप 60 बैठ रहे हैं और उस प्रदेश का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका है 600 स्क्वायर फीट। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया और ये बचे हैं पीछे 10। तो 10 जो है वह क्या आया आपके? घनत्व, यानी 10 स्क्वायर फीट का इलाका एक व्यक्ति के पास आता है। 10 बाई 10 फीट
लंबा और 10 फीट चौड़ा। उसके क्षेत्र में एक व्यक्ति आराम से बैठ सकता है। तो ये हुआ अंकगणितीय घनत्व। ठीक है, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि भारत का जो रिपोर्टेड जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, इसको आप गणितीय गणना कर लीजिएगा। हम दूसरे प्रकार पर बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है कायिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या कहती है? यह अंकगणितीय घनत्व का संशोधित रूप है और इसकी गणना के लिए हम कुल क्षेत्रफल के स्थान पर कुल कृषि योग्य भूमि देखते हैं, टोटल एरिएबल लैंड। ऐसा क्षेत्र जहां पर एग्रीकल्चर की जाती है, या टोटल कल्टीवेटेड लैंड। तो कितने भाग पर कृषि की जाती है? तो कृषि के योग्य कोई कुछ भूमि ऐसी हो सकती है तो कृषि के लिए अयोग्य है, बंजर है, खारी है, अम्लीय है, तो वहां पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता, वो किसी काम की नहीं। इस कायिक घनत्व से ज्ञात किया जाता है कि उस प्रदेश में प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर, अथवा जो कल्टीवेटेड लैंड है, कृषित भूमि है, उस पर कितने व्यक्तियों का भार है। यानी क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा तो कृषि योग्य भूमि पर होगा। तो कृषि योग्य भूमि पर जब प्रोडक्शन होता है तो हम देखते हैं कि आपके पास जो इलाका है, जैसे कि आपके पास इलाका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसमें से काम कितना आ रहा है? ये इतना ही आ रहा है। यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर की जा रही है, बाकी का क्षेत्र आपके लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र में या इस भूमि का उस क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार का योगदान नहीं। तो योगदान केवल यहीं से, तो यहीं से कायिक घनत्व निकाला जाता है। इसका सूत्र क्या है? तो कायिक घनत्व निकालने के लिए हम उस प्रदेश की कुल जनसंख्या में उस प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि, देखिएगा अंक गणितीय में हमने टोटल यानी कुल भूमि ली थी, यहाँ पर हमने एक वर्ड जोड़ा है, वो जोड़ा है कृषि योग्य भूमि। कि कृषि योग्य भूमि कितनी, क्योंकि यही भूमि वहां के प्रोडक्शन को तय करेगी। तो टोटल पॉपुलेशन और वहां पर एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका जब हम रेशियो निकालते हैं, उसका जब हम अनुपात निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कायिक घनत्व कहलाता है। जैसे कि भारत की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 में 121.2 लाख थी और यहाँ पर कृषि योग्य भूमि थी वो 15.62 लाख वर्ग किलोमीटर थी। तो इस प्रकार से हमने जब हमें कायिक घनत्व निकालना है तो हम क्या करेंगे, 121.02 में हमने भाग दिया 15.62। तो हर व्यक्ति के हिस्से में 803 यानी 803 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये कायिक घनत्व आया, जो भारत के अंक गणितीय जो घनत्व था 382 से 2 गुना अधिक था। अब कायिक घनत्व जो रहता है वो हमेशा ही अंक गणितीय जो घनत्व रहता है उससे अधिक ही रहता है, और अंक गणितीय जो घनत्व है उससे श्रेष्ठ और उपयोगी है, क्योंकि जो आंकड़े हम तय करेंगे या जो भी अनुमान लगेंगे वो इसी कायिक घनत्व के आधार पर तय होंगे। तो कृषि प्रधान देशों के संदर्भ में तो ये सही है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो कृषि कार्य के अलावा दूसरे कार्य करते हैं तो वहां पर ये भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करता है। क्योंकि क्षेत्र कोई भी हो वहां पर तो कहीं भर भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र को होना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तीसरा है कृषि घनत्व, एग्रीकल्चर डेंसिटी। कायिक घनत्व अलग हो गया, एग्रीकल्चर डेंसिटी भी अलग होता है। तो इस गणना में हम क्या करते हैं कि आपके पास कृषि योग्य भूमि तो है, लेकिन कृषि योग्य भूमि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या कितनी है? क्या उनका घर या उनके घर का खर्चा कृषि पर चलता है? उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कृषि पर आधारित जनसंख्या में भाग देते हैं
टोटल कृषि योग्य भूमि। इस गणना में हम ऐसे व्यक्तियों को अलग कर देते हैं जो अपनी आजीविका कृषि के अतिरिक्त किसी व्यवसाय से प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम प्रति इकाई कृषि भूमि पर आधारित व्यक्तियों की औसत संख्या को प्रकट करते हैं, और जिस देश में कृषि योग्य भूमि अधिक होगी वहां पर कृषि पर आधारित जनसंख्या कम होती है, वहां कृषि घनत्व कम आएगा। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो कृषि प्रधान देश हैं, वहां पर कृषि घनत्व अधिक उपयोगी पाया जाता है, क्योंकि किसी प्रदेश में अगर कृषि जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा होगा तो वहां पर कृषक घनत्व भी अधिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आर्थिक घनत्व, इकोनॉमिक डेंसिटी। तो किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और उसके टोटल संसाधन का अनुपात, क्योंकि किसी देश में अगर निश्चित जीवन स्तर पर व्यक्तियों के भरण पोषण की क्षमता विद्यमान है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन है या नहीं, इसकी गणना वहां के आर्थिक घनत्व के आधार पर की जाती है। तो उस देश की समस्त प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन किसी एक इकाई में करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में सामान्य कृषि, इसे ज्ञात करने के लिए हम उस देश की टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें जितने भी संसाधन वहां पर पाए जाते हैं उनका मूल्य का भाग देते हैं, या फिर टोटल जो संसाधन है उन संसाधनों का मूल्य कितना है और टोटल जनसंख्या कितनी है। नेक्स्ट है पोषण घनत्व या पौष्टिक घनत्व, न्यूट्रिशन डेंसिटी। कुल प्रयुक्त भूमि जिसमें खाद्यान्न उगाए जाते हैं तथा जनसंख्या के अनुपात, क्योंकि मनुष्य को आहार खाद्यान्न से प्राप्त होता है। जिस प्रदेश की अधिकांश भूमि पर कोई न कोई एक खाद्यान्न उगाया जाता है, वह कुल खाद्यान्न भूमि के स्थान पर केवल प्रधान खाद्यान्न के अंतर्गत प्रयुक्त भूमि को शामिल करके पोषक घनत्व की गणना की जाती है। जिस प्रदेश में एक से अधिक खाद्यान्न होते हैं वहां कुल खाद्यान्न भूमि को शामिल करना ठीक रहता है। पोषण घनत्व को प्राप्त करने के लिए हम ये सूत्र लग, तो पोषण घनत्व को निकालने के लिए हम टोटल वो उसकी उस क्षेत्र की जनसंख्या में वहां पर खाद्यान्न या खाद्यान्न भूमि का भाग देते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो 70% से अधिक लोग हैं वो चावल की खेती करती है और उससे लगभग 90% को भोजन मिलता है। तो इन प्रदेशों में जनसंख्या भूमि पर भार अगर ज्ञात करना है तो पोषण घनत्व उपयोगी होता है। तो चावल जो है वो बांग्लादेश, भारत के साथ पश्चिम बंगाल का भी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं। तो दोनों में जो मुख्य खाद्यान्न है फर्क देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो कृषि प्रधान क्षेत्र है वहाँ चावल व अन्य खाद्यान्न भी उगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे देश जो आयातित खाद्यान्नों का उपभोग करते हैं वहां भोजन में खाद्यान्नों का कम व गौण महत्व होता है। इसी आधार पर हम पूरे विश्व को 4 भागों में घनत्व के आधार पर बांट सकते हैं। ऐसे देश जहां पर घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। ऐसे कौन से देश हैं? तो कुछ यूरोप के हैं, कुछ एशिया के हैं, कुछ भूमध्य सागरीय प्रदेश के हैं। तो एशिया की बात करें तो बांग्लादेश, कोरिया, जापान, चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजराइल, लेबनान, थाईलैंड, वियतनाम का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बांग्लादेश में पाया जाता है। वहां पर 1218 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार से यूरोप में यूके, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, चेक गणराज्य, डेनमार्क, बेल्जियम, हंगरी तथा इटली में भी जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। मध्य अमेरिका में एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, क्यूबा, अफ्रीका, नाइजीरिया, युगांडा में जनसंख्या अधिक
घनत्व जो है अधिक देखने को मिलता है। मध्यम जनसंख्या वाले देशों की बात करें जहां पर 51 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहाँ पर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, टर्की, ईरान, इराक, जॉर्डन, स्पेन, यूनान, यूगोस्लाविया, यूक्रेन, अफ्रीका में इथोपिया, मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया, कीनिया और लैटिन अमेरिका में मेक्सिको को शामिल किया जाता है, जहां पर 100 से 50 व्यक्ति अमूमन प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। इसी प्रकार से निम्न घनत्व वाले क्षेत्रों में जहां पर 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उसमें बोलीविया को छोड़कर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका संघ, तंजानिया, अल्जीरिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य जायरे, सूडान, अंगोला, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में पनामा, निकारागुआ ये शामिल किए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर निम्नतम घनत्व पाया जाता है, 3 व्यक्ति या 11 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। इसके अंदर कनाडा, ग्रीनलैंड, यूरेशिया के कुछ ठंडे क्षेत्र जो साइबेरिया के क्षेत्र में आए हुए हैं, आपके सामने विश्व का एक मैप है। और इस मैप की सहायता से हम सबसे पहले 100 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों की पहचान करें तो आप पाएंगे कि भारत और चीन में यहाँ पर 100 व्यक्ति से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा, मलेशिया के कुछ हिस्से, पापुआ न्यू गिनी, यूरोपियन कुछ कंट्रीज, दक्षिण अफ्रीका, ये यहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की से भी अधिक। इस प्रकार से सिंगापुर भी है, वियतनाम है, ये जो क्षेत्र है, जापान भी इसी में शामिल किया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको अधिक देखने को मिलता है। दूसरा जो है 51 से 100, 51 से 100 में 1, 2, बिखरे हुए क्षेत्र में 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ क्षेत्र हैं। सबसे न्यूनतम तो को देख लेते हैं। न्यूनतम आपको ग्रीनलैंड में, कनाडा के हिस्से में, रूस के उत्तरी हिस्सों में, कुछ सहारा के मरुस्थल में, ऑस्ट्रेलिया पूरा, यहाँ पर 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवासरत रहते हैं। तो इस प्रकार से विश्व में जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है।